74 आर्टिकल शुरू करें। लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हो, लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, लक्ष्मीकांत खोल लो। चैप्टर 74, चैप्टर 20 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, एज द है ना, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ये है ना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अथॉरिटी इन आवर political economic system. The principle of parliamentary system of government is not detailed in the constitution but article 74 and 75 दो आर्टिकल्स हैं, ये ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आर्टिकल 74 एंड 75 डील विद देम इन अ ब्रॉड, मतलब ये जो है बेसिकली स्क्रेच प्रोवाइड करते हैं कि क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, किसको कहते हैं, क्या चीज होती है। 74 एंड 75 आर्टिकल्स आर रेलेवेंट फॉर दिस। तो दोनों आर्टिकल्स हम देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक आर्टिकल को, एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत है। पहले सबसे पहले जो आर्टिकल 74 है वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो देखिएगा, देयर शैल बी, आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एंड टू एड एंड एडवाइस द president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministry to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. ये वाली बात आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि आर्टिकल 74 ही वो पावर देता है प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दें कि भाई आपको ये काम करना है और ये नहीं करना है। यानी जो प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? सेंटर, ये कह रहा है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ने क्लियर करा है एकदम कि भैया देखो, एड एंड एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जिसमें आपका होम मिनिस्ट्री भी आएगी, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आएगी, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री भी आएगी, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री भी आएगी, जितने भी सेंटर के अंदर मिनिस्ट्रीज हैं वो सब आएंगी और उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। और वो जो एडवाइस टेंडर करेगा, जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि वो उसकी तरह से काम करे, वो उनको करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो रिकंसीडर करने के लिए बोल सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन अगर कंसीडर करने के बाद उन्होंने फिर बोला कि यही काम आपको करना है तो उसको वो करना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट वो काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी, एडवाइस करेगी। एडवाइस करने का मतलब ये मत सोचिएगा कि एडवाइस ये हल्की फुल्की एडवाइस माने चाहे ना माने, एडवाइस ऐसी है जो मानना पड़ेगा। गेटिंग? 74 समझ में आ रहा है? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा हो तो बोलो, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ? रिदा, तुम्हें आवाज आ रही है ना? नदीम? ओके। रिदा, तुम बोल नहीं रही हो, तुम्हें समझ में आया? हाँ? बोलो। ना 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 ना, अभी आएगा, अभी आएगा। आई टेल यू अबाउट इट। किचन कैबिनेट भी अभी आ रहा है, अभी टेंशन ना लो, अभी सब किचन कैबिनेट वगैरह सब आ रहा है। अभी यह है कि ओवरऑल मिनिस्ट्री की बात हो रही है, उसमें भी अभी हम रिफाइन करेंगे उसको। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, फिर रियल रियल प्रोविजन के ऊपर आएंगे कि रियल में काम कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, ठीक है ना? अभी हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है? अब सबसे तो पूछ के काम करेगा नहीं प्राइम मिनिस्टर, ये तो जाहिर सी बात है ना, प्रेसिडेंट, कुछ ही मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात होती है। अभी सिंपल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट जो है वही काम करेगा जो मिनिस्टर, जो कौन कहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी। इतनी बात आपको आर्टिकल 74 में पहली बात समझनी है, समझ लिया? ओके। 74 का दूसरा पार्ट ये है कि जो एड एंड एडवाइस दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, पूछा नहीं किया जा सकता, ना इंक्वायर किया जा सकता है कि मतलब आपको प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज ने क्या एडवाइस किया था, क्या काम करने के लिए कहा था, ये किसी कोर्ट में आप जाके पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है? जो एडवाइस किया था वो आपको मानना है या नहीं मानना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है।
ये एग्जीक्यूटिव मैटर है, इसको जुडिशरी में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? दो बातें आर्टिकल 74 की आप समझ लें पहले। तो इसमें एक तरह से जो हेड है, किंग पिन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस बाइंडिंग है एक तरह से, और मतलब मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। दूसरे पॉइंट ये है कि उसको कोर्ट में पूछा भी नहीं जा सकता। आर्टिकल 75। अब 75 में कुछ पॉइंट्स आप मार्क कर रख के बैठिएगा, मुझे अंडरलाइन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 75 आर्टिकल, ठीक है, अदर प्रोविजन 75 में है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक बात ये समझ में आ गई होगी कि जैसे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, प्रोसेस को समझिएगा। इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, एमपी वाला जो इलेक्शन होता है, जैसे 2024 में होगा, ठीक। अब इलेक्शन हुआ, 2019 में हुआ था, 24 में फिर होगा। तो 24 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में क्या होता है, कोई पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी का, या 19 में हुआ था मान लीजिए, तो उसमें जो है जो पार्टी जिसके 50% से ज्यादा सीट्स आ गई, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, तो उसकी पार्टी सजेस्ट करेगी, जैसे मोदी को सजेस्ट किया कि भाई मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर और उनको ओथ दिलवाएंगे। फिर उनके कहने पर उनकी पूरी मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, उनके कहने पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके कहने पर डिफेंस मिनिस्टर, और जो है आपका जो जो मिनिस्टर है, मतलब डिफेंस, फाइनेंस, और जो जिस तरह का कोई भी मिनिस्ट्री है, वो सारी उनको दी जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो प्रेसिडेंट कर देगा, सारी मिनिस्ट्रीज एलोकेट कर देगा, रेलवे मिनिस्ट्री, हाईवेज, ये वो, जिसको जिसको देना है, एचआरडी जिसको देना है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कुछ भी देना है वो सारी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, अब यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडरलाइन करिएगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर हुआ है। 1991 51वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर हुआ है। उस अमेंडमेंट में चेंज किया गया, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर इसको ऐड किया गया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर हैं, ले जाओ, काम नहीं है, मैं तो लाया था तुम्हें देने के लिए, भूल गए। नहीं पढ़ना है, क्या हुआ है, क्या हुआ, पढ़ना नहीं है, तो लो पकड़ ले जाओ, बुक ले जाओ, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे हमें बुक की जरूरत है, देखे जा रही, जाओ बोलो। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर इसको ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया भाई, ये, लेकिन 15% किसका, 15% किसका है, लोकसभा। प्लीज कीप इन माइंड, लोकसभा के 15%। अब लोकसभा का 15% मोटा मोटा आइडिया लगाओ कितना होगा लगभग, अरे 500 मान लो, 550 से स्ट्रेंथ है ना, तो 500 मान लो, तो 15 बचे 75, लगभग 75, 76, 80 मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम 75, 80 तक मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। यानी जितने भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें से सिर्फ 15% लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ओवरऑल मिनिस्ट्री, मतलब एक नहीं, उससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। और वो कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, डिप्टी हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, या सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो। अभी मैं बताऊंगा सारी कैटेगरी, सेंटर के मिनिस्टर्स की कैटेगरी है, ठीक है, ये स्टेट के मिनिस्टर की कैटेगरी नहीं है। अभी हम सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्टेट पे कहीं नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी तरह के मिनिस्टर, कोई भी किसी भी तरह का मिनिस्टर हो, वो मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं होगा। और ये विवाद आपको पता है कि क्या नाम है, दिल्ली में हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में 10% है, दिल्ली का कोटा जो है 10% है, ठीक है। 10% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, गेटिंग, तुम्हें पता ही नहीं है, बैठ जाओ। दिल्ली नहीं नहीं, देखो दिल्ली अलग है, सेंटर का मतलब अलग है। दिल्ली एक स्टेट के तौर पे बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली का है और स्टेट का नहीं, ठीक है, स्टेट का अलग कहानी है, गेटिंग, क्लियर है। तो ये दिल्ली की कहानी डिफरेंट है, ये स्टेट, दिल्ली एज अ स्टेट अलग कहानी है, सेंट्रल मिनिस्ट्री एक अलग कहानी है।
सेंटर पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है, दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल के अंडर में है, लेकिन लेकिन जो इंडिया है वो मोदी के अंडर में है कि नहीं? दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी, यूटी है, वो केजरीवाल के अंडर में है ना? तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ एज ए स्टेट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी जो बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? वो अलग कहानी है, उसमें मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा, यूटीज के बारे में, कि यू दिल्ली की कहानी अलग है, दिल्ली की मतलब स्टेट के तौर पे कहानी अलग है। यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का समझ में आ गया होगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है? इसको मार्क कर लो कि 15% से ज्यादा लोग, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा लोग क्या नहीं हो सकते? मिनिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है भाई? याद हो गया? और 91st कॉन्स्टिट्यूशन 3 के अंदर हुआ है, कर लिया? उसके बाद में क्या है? अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। देखिए ये प्रोविजन भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक बार आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एंटी डिफेक्शन लॉ 52, मतलब मैंने आपको सिर्फ बताया था वैसे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के अंदर 10 शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? हाँ? आवाज, मेरी आवाज कैसे कम करते हो आप लोग? बंद कैसे करते हो आप? बंद तो है, मेरे कान में आ रही है, कोई बात नहीं। तो उसको कर लेना कैसे, ठीक है? तो मैंने 10 शेड्यूल बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? बोलो नहीं बताया था, बोलो। बिल्कुल डिटेल में नहीं बताया था, वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने डिटेल में नहीं बताया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है उसको थोड़ा सुनिएगा आप लोग। सब लोग सुन रहे हैं? संजीता, ओके। रिदा, संजीता, थोड़ा बोल दिया करो यार, थोड़ा सा मुझे रहता है कि मतलब समझ में आ रहा है। देखिए, पहले हमारे यहाँ ना गयाराम वाली कहानी बहुत थी। थोड़ा बात को समझिएगा, ये क्या हुआ है, क्यों अमेंडमेंट हुआ है, क्या जरूरत है हुई है और क्यों ऐसा ऐड किया गया है। तो हमारे यहाँ आयाराम गयाराम वाली कहानी बहुत थी। आयाराम गयाराम सुना होगा, फेमस है आपके आपके यहाँ पे, कि मतलब सुबह किसी की गवर्नमेंट है, शाम को किसी और की गवर्नमेंट बन रही है। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्या था ना, एंटी डिफेक्शन लॉ जब नहीं था, तब क्या होता था कि कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा अपनी पार्टी को छोड़ के जा सकता है और वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, ऐसा होता था। तो पता चलता था जैसे कोई पार्टी, दो राइवल पार्टीज हैं, 276 तो मतलब सीट्स, वो सीट्स चाहिए, जो सीट्स हैं वो चाहिए। अब 276 सीट्स जो हैं वो दो पार्टीज हैं। अब मान लीजिए किसी की 100 सीट है, किसी को 125 है, ऐसे ऐसे करके दो तीन पार्टीज ने मिलकर और बना रखा है। दूसरी पार्टी, अब एक पार्टी को, दूसरी पार्टी जो राइवल पार्टी वो चाहती मेरी गवर्नमेंट बन जाए, तो विधायकों, वो एमपीज को खरीदने लग जाती थी। खरीदने का में क्या करती थी वो, खरीदने में क्या करती थी कि भाई पैसा दिया, कुछ हिसाब बनाया, और उसके बाद में क्या करा कि अब जो है शाम को आप जब वोटिंग होगी, जब कॉन्फिडेंस मोशन होगा, नो मतलब जब कॉन्फिडेंस की बात होगी, तो आप मेरी तरफ से वोटिंग कर दीजिएगा, क्रॉस वोटिंग कर दीजिएगा, आप मेरी तरफ आ जाइएगा। जब वो फ्लोर टेस्टिंग होगी तो मेरी तरफ आ जाइएगा। तो होता क्या था कि अभी मतलब आपकी कांग्रेस के पार्टी में बैठे हुए हैं, उन्होंने फ्लोर चेंज कर लिया। ये फ्लोर चेंजिंग आपने बहुत सुना होगा। वो अपोजिशन वाली साइड में चले गए। अब वहां जब गिना गया तो 75 इधर एमपी, 275 एमपी इधर हो गए, जबकि उधर कभी उधर हुआ करते। तो सरकार कांग्रेस की बन रही थी, अभी बीजेपी की बन रही है। ऐसा बहुत होता था, सुना है आप लोगों ने ये बात? नहीं नहीं, ये अब नहीं है इस तरह से, अब दूसरी तरह से, अब उसके प्रोविजन डिफरेंट है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था, सुबह शाम। अभी तो मतलब वो भी कहानी जो है ना, जो एमपीज को ले जाके रिजॉर्ट वगैरह में रखते हैं, एमएलएज वगैरह को, वो सुना होगा वो वो दिन, तो वो भी कहानी थोड़ी अलग है, वो दैट विल डिस्कस। लेकिन अभी पहले पूरी कहानी समझते हैं कि पहले ज्यादा क्या होता था। तो इससे सभी पार्टीज परेशान थी भाई, किसी की भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती थी। किसी को भी लालच दे दिया, वो दूसरी साइड में चले गए, किसी को लालच दे दिया, तीसरी साइड में चले गए। तो ये चीज चल रही थी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर। तो आयाराम गयाराम वाली कहानी बहुत ज्यादा थी, मतलब लालच दिया, अपनी सीटें, मतलब मेजोरिटी 275 6 प्रूव करना है, जिस पार्टी ने प्रूव किया उसकी सरकार, दूसरी सरकार गिर जाएगी, मेजोरिटी प्रूफ नहीं करेगी, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं उसको, यानी कॉन्फिडेंस हाउस का नहीं है, आप गए। तो ये बहुत ज्यादा होता था। इससे क्या होता था, दो लोगों को धोखा होता था। बात को समझिएगा। पहला तो जनता जिसने आपको कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से चुना है, मान लीजिए बीजेपी का एमपी कांग्रेस में जा रहा है, ऐसे समझते हैं। अब बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, उसके बेसिस पर उसको वोट दिया गया है, आपको जिताया है जनता ने।
कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, उसके बेसिस पर जिताया है आपको, आपको वो समझकर उन्होंने वोट दिया। अब आप अगर जैसे उसने बीजेपी को वोट नहीं देना था या कांग्रेस को वोट नहीं देना था, तभी तो उसने दूसरी पार्टी को वोट दिया था। भाई अगर उसको कांग्रेस को ही जिताना होता तो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट क्यों देता कोई जनता जो है। तो उन्होंने बीजेपी को जिताया, अब वो बीजेपी का फ्लोर क्रॉस करके वो चले जाए कांग्रेस की तरफ, तो इस और सरकार बना ले, तो इससे क्या हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? डिफेक्शन हुआ ना, धोखा हुआ कि नहीं हुआ? अपनी पार्टी को भी धोखा हुआ और जनता के साथ भी धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ एक तरह से। ये रखा इसलिए प्रोविजन क्या था कि कभी जनता उस समय थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, पैसे वैसे की बात नहीं होती थी, लगता था पार्टी अब सही सही काम नहीं कर रही है तो फिर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, किसी और को सपोर्ट कर देते थे, तो वो चीज एक कहानी अलग थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया था। अब का जो दौर है उसमें क्या है, सब लालच पैसे का गेम है। तो इसको कहा गया, सारी पार्टी इसमें परेशान थी। फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं ना कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया, एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 10 शेड्यूल ऐड किया गया। और उस 10 शेड्यूल में ऐड किया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई भी बंदा अगर अपनी पार्टी को छोड़ के जाता है, अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है, तो उसकी मेंबरशिप एमपी भी नहीं रह जाएगा, उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। पहली बात, ठीक है। ठीक, तो पहले इन्होंने ये प्रोविजन रखा कि 1/3, अगर 1/3 पार्टी के लोग, ठीक है, वो अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। पहले इन्होंने ये प्रोविजन रखा था, ध्यान रखिएगा। 1/3 बंदे पहले, बाद में चेंज कर दिया है। 1/3 अगर बंदे जाना चाहें किसी पार्टी में तो वो जा सकते हैं, अकेला बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि 1/3 में मतलब ये है कि कुछ पार्टी गलत काम कर रही है जिसकी वजह से वो लोग नाराज होकर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, किसी किसी पार्टी में हो सकता है 3 ही सीट आई हो, किसी पार्टी की 3 ही सीट आई हो तो एक बंदा उसका 1/3 हो गया, है कि नहीं? या किसी की 9 ही सीट हो तो 3 लोग एक तरफ हो गए, वो 1/3 हो गए। तो ये भी लगा कि यार बड़ा वो है, मतलब खराब है। इन लोगों ने बाद में फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया तो इन्होंने चेंज किया उसको। उसने बोला कि ठीक है, अच्छा ठीक है। इन्होंने बोला सब इंडिविजुअल एमपी के खिलाफ तो आप कर रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन मास लेवल पे आप धोखा तो दिलवा रहे हो ना 1/3 करके। तो ये बताइए मुझे कि आप इनके खिलाफ कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी पार्टी ही धोखा दे दे हमें, हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमारे खिलाफ मतलब कुछ गलत कर जाए, किसी और पार्टी में मर्ज होने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पार्टी कोई बनाई गई, कोई रीजनल पार्टी है, उसको लोगों ने सपोर्ट किया उसकी आइडियोलॉजी को देखकर। अब वो कहती है कि जैसे मान लो कि आप ही है, आपको लोगों ने सपोर्ट किया, अब आप बीजेपी में मर्ज होने लग जाए, तो आपके कुछ एमपीज तो नाराज होंगे ना, वो बोलेंगे नहीं यार, मतलब हमें तो नहीं मर्ज होना है बीजेपी में। तो उन लोगों का क्या होगा? तो मर्ज कब होगी पार्टी? एक क्वेश्चन होता है ना कि पार्टी कैसे मर्ज हो सकती है। तो पार्टी में 2/3 मेजोरिटी के लोग, यानी पार्टी का 2/3 जो मेजोरिटी है, अगर वो जाना चाहे, तो 2/3 अगर जा रहे हैं लोग, 2/3 सदस्य अगर जा रहे हैं, 66% से ज्यादा सदस्य जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो इसका माना जाएगा कि वो पार्टी जा रही है। तो पार्टी अगर जा रही है तो 1/3 जो बचेंगे उनका क्या? तो जो 1/3 बचेंगे वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तब एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, तब डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। नहीं तो डिफेक्शन अगर किया, अपनी पार्टी को छोड़ा या अब्सटेन रहे वोटिंग करने से, जैसे पार्टी किसी साइड में वोट कर रही है कोई बिल पास करवाने के लिए, आप अपनी पार्टी की तरफ से वोट नहीं कर रहे, या मतलब वोट ही नहीं कर रहे, या क्रॉस वोटिंग कर रहे हो, कोई भी इसमें से सिचुएशन आती है, उल्टा वोटिंग करते हो, पार्टी के खिलाफ जाते हो, तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। मेंबरशिप जो है आपकी जा सकती है एमपी की। बात समझ में आ गई? ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, शेड्यूल 10 के अंदर मेंशन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया है कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी को छोड़ता है, ठीक है, एमपी होने के बाद, एमपी चुनने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ता है, तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रह जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है कोई नहीं छोड़ेगा पार्टी को। गेटिंग? ये तो ये बात हो गई। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके इस बुक में कौन से चैप्टर के अंदर है? इस बुक के अंदर जो है आपका है 10 शेड्यूल तो वहां है, लेकिन आपकी आपकी बुक में भी है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपकी बुक में भी है, और ये लास्ट में ही होगा कहीं, प्रेशर ग्रुप के आसपास। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ, ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 76 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 76। और इसमें देखो क्या है कि एंटी डिफेक्शन कब माना जाता है, उसमें 3 कैटेगरी होती है, अभी मैंने जो बताया वो उसकी है, जो मेंबर ऑफ मतलब जो एक पार्टी से है। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी तो होता है, एक बंदा होता है जो इंडिपेंडेंट लड़ता है, जो किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता है। सुना होगा, निर्दलीय कहते हैं उसको, सुना है? अगर इंडिपेंडेंट बंदा है तो वो अगर क्या नाम है कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो क्या उसने डिफेक्शन किया? आप बताओ, सोच के बताओ।
कि अगर कोई निर्दलीय बंदा है, उसने अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या उसने डिफेक्शन किया? बिल्कुल, बिल्कुल किया। कैसे किया? क्योंकि भाई जनता को नहीं चुनना था किसी पार्टी को, तभी तो निर्दलीय को चुना था। अगर किसी पार्टी को ही चुनना होता, तो वो निर्दलीय को क्यों जिताते? गेटिंग? देखो, निर्दलीय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पार्टी से नहीं खड़ा होता, अलग जैसे शाबान अली अकेले, मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं अकेला खड़ा हो गया और मैं एमपी जीत गया। अब आपने आपके हमारी जहां से मैं जीता हूँ, वहां पे बीजेपी का एमपी भी खड़ा था, बीजेपी का भी बंदा खड़ा था, कांग्रेस का भी खड़ा था, आपका भी खड़ा था। वो तीनों में से कोई नहीं जीता। मैं निर्दलीय था, मैं किसी पार्टी से नहीं था, इंडिविजुअल खड़ा था। मेरी अपनी खुद की इतनी पोटेंशियल लोगों ने देखा और मुझे जिता दिया। अब मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, एमपी हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अगर अब मैं जाके कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, तो मैंने जनता के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? मैंने मान लो बीजेपी ज्वाइन कर ली, या मैंने जाके क्या नाम है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो मैंने जनता को धोखा दिया, क्योंकि जनता को जब किसी को नहीं चुनना था इनमें से, तभी तो मुझे चुना था। बात आई समझ में? तो निर्दलीय बंदा अगर, या निर्दलीय या इंडिपेंडेंट बंदा अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो वोटिंग कर सकता है, किसी भी साइड में वोटिंग करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अगर जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो उसका मेंबरशिप चली जाएगी, एमपी नहीं रह जाएगा वो। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। उसके अलावा जो नॉमिनेटेड बंदा है, वो 6 महीने के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करता है, क्या नाम है, एज अ एमपी, तो वो भी किसी पार्टी का नहीं होता। तो वो अगर नॉमिनेटेड बंदा है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का नॉमिनेट कर दिया है, किसी को कर दिया, सैफ अली खान को किया था, ठीक है, तो ऐसे किसी को कर दिया मेंबर, बना दिया, जयप्रदा को कर दिया, मान लो किसी को भी बना दिया एमपी, नॉमिनेट कर दिया, या किसी भी तरह से मतलब आपने एमपी बना दिया। अब वो अगर 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन की कोई, तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये कुछ लॉज हैं जो बताया है। तो यहाँ पे ये हुआ होता था कि लोग क्या करते थे, डिफेक्शन में क्या करते थे कि चलो कोई बिल पास करवाना है, ठीक। अब बिल पास करवाने में तो यह है ना कि बिल पास करवाने के लिए अगर मान लीजिए एक वोट की कमी है, अब वो वोट अगर किसी ने डाल दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल पास हो जाएगा। तो ऐसा करते थे वो लोग कि ठीक है यार, तुम ऐसा है, क्या हुआ? अरे कोई लड़की फोन की इसमें क्या बोलूं? ठीक है, तो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, दिमाग से एकदम आउट हो गया, मैं क्या कह रहा था बताओ जरा। लास्ट वर्ड क्या थे मेरे? ध्यान से सुन नहीं रहा मतलब, बोलो लास्ट वर्ड क्या थे? मजा आ गया। डांटो भी। कोई नहीं सुनेगा। मुझे ये सोचना पड़ेगा क्या कह रहा था मैं। ओह, निर्दलीय की बात हो रही थी ना भैया। मैं ये कह रहा था कि अब ये जो क्या होता था कि जैसे उनको कोई बिल पास करवाना है, ठीक है ना, ये बात कर रहा था मैं। उनको कोई बिल पास करवाना है गवर्नमेंट को, अब उनके पास 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, उनके पास तो 50% की मेजोरिटी है, बिल पास नहीं हो पा रहा है। अब कोई बंदा जो है कांग्रेस वाला, उसको खरीद लेते हैं कुछ बंदों को, और वो कहते हैं कि भाई तू हमारी तरफ से वोटिंग कर दे, या एब्सटेन रहे, वोटिंग मत कर, ठीक है, कोई बिल रुकवाना है, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से वोटिंग करवा ली, क्रॉस वोटिंग कर दी, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने बीजेपी वाले बिल पे वोटिंग कर दी, ठीक है, अपनी पार्टी जिधर जा रही थी, पार्टी जा रही थी ने में, वो उन्होंने ए में वोटिंग कर दी। ने मतलब नो होता है, ए मतलब यस होता है उसमें, आपका पार्लियामेंट में। तो एक साइड में चले गए, नो वाली साइड में नहीं गए वो, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया, ठीक है ना, डिफेक्शन किया। लेकिन वो बिल तो पास हो गया ना। आर यू गेटिंग? कोई इंपॉर्टेंट बिल था जिसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना था, कोई अमेंडमेंट था जिसको पास करवाना था, बीजेपी की 50% ही सीट है, वो नहीं पास हो पा रहा है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसमें कांग्रेस के कुछ बंदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग कर दी और बिल पास करवा दिया। तो करवा सकते हैं ऐसा कि नहीं करवा सकते? बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी? टूटल तो जा सकते हैं। ठीक है, करवा सकते हैं। लाइक एक गलत तो है, लेकिन करवा सकते हैं। तो उसमें करवा सकते हैं, तो वो कहानी समझो, मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट क्यों करना पड़ता है। ये जो अमेंडमेंट, जो थर्ड पॉइंट वाला अमेंडमेंट है ना, उसको समझने के लिए मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि करवा सकते हैं, मैं उस वो क्यों करेंगे, अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जाएंगे? एमपी की सीट उनकी चली जाएगी। एमपी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सांसद होता है,
लेकिन उसके पास ना कोई पोर्टफोलियो होता है, ना वो मिनिस्टर होता है, ना उसको उतनी रैंक होती है उसकी कोई। लेकिन मिनिस्टर जो होता है उसका एक लेवल होता है ना? तो वो क्या कहें, अगर मैं बीजेपी वाले लालच दें कांग्रेस वालों को कि देख भाई ऐसा है ना कि तू एमपी रहकर क्या कमा पाएगा, कुछ नहीं। मैं तुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा या कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दूंगा, कोई मिनिस्ट्री दे दूंगा, कोई डिपार्टमेंट दे दूंगा 6 महीने के लिए कि तू मिनिस्टर तो बन सकता है। चल तू एमपी नहीं भी रहे, कोई बंदा हमारे यहाँ तो प्रोविजन है ना कि कोई बंदा एमपी नहीं भी है तो भी 6 महीने के लिए तो मिनिस्टर बना ही सकते हैं उसको, ठीक है ना? तुझे मान लो तू एमपी नहीं रह गया, ठीक, लेकिन तुझे 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना देंगे हम। और तुझे जैसे ही हमने मिनिस्टर बनाया वैसे ही जितना लूटना है लूट लियो 6 महीने में। 6 महीने में तो इतना लूट लेगा कि 10 साल एमपी रहकर भी नहीं कुछ कर पाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना? मैं एक अंदर से आदमी को लालच दे दिया। तो 10 साल भी एमपी रहेगा, तेरी क्या औकात है? कुछ नहीं, तेरी कोई सुनवाई थोड़ी ना है, कोई एमपी फंड थोड़ा बहुत मिलेगा। मिनिस्ट्री तो पूरा पूरा डिपार्टमेंट तेरे हाथ में, जितना मर्जी उतना खा, जितना मर्जी उतना मतलब करप्शन कर, ठीक है? पूरा राजा रहेगा, 6 महीने तक कमा लियो जितना कमाना है, 10 साल 15 साल के पैसा कमा लियो। तो आदमी कहेगा हाँ भाई ठीक है, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, एमपी की सीट गई तो गई, कोई बात नहीं। आर यू गेटिंग? और इससे पार्टी वालों को भी दिक्कत है। देखो एक तो इसको बना रहे हैं, दूसरा उसकी जो पार्टी वाले इतनी सालों से खिदमत कर रहे हैं कि भैया हम भी एमपी हैं, हमें भी मिनिस्टर बना दो, क्योंकि भाई 80 लोगों को छोड़कर 276 में से 75 में से 80 लोगों को ही तो आप एमपी बना मिनिस्टर बना रहे हो, और 80 में भी सबको अच्छा पोर्टफोलियो दे नहीं रहे हो। तो उसकी पार्टी में ही बहुत लोग मुंतजिर हैं कि भाई हमें बना दो मिनिस्टर, हमें बना दो मिनिस्टर, लाइन में खड़े हुए हैं। अब तुमने किसी और बंदे को मिनिस्टर बना दिया तो उनको भी तो गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हैं? ठीक है, तो फिर अगर ऐसा होता है तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये भी धोखे का एक प्रूफ है कि मतलब किसी को, तो उन्होंने एकदम क्लियर वर्ड में कहा कि देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बेसिस पर, किसकी बेसिस पर? एंटी डिफेक्शन लॉ के क्वालिफाई हुआ है, ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता। 2003 में इसको भी अमेंड किया इन्होंने, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप। इन्होंने इसको भी अमेंड किया 94th कॉन्स्टिट्यूशन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में इन्होंने इसको भी किया। क्या किया बताओ? कि जो बंदा डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है एमपी, तो उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता। गेटिंग? क्लियर है? 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है कोई भी बंदा, ध्यान रखो, लेकिन इसको नहीं बनाया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? रिदा समझ में आ रहा है? एमपी भी नहीं रहा और मिनिस्टर भी नहीं रह जाएगा, इसीलिए ये मतलब इसमें रोकने के लिए कि मतलब अपनी पार्टी को कोई धोखा ना दे, इसको रोकने के लिए किया गया है। गेटिंग? लेकिन बनाएंगे तब तो बना ही नहीं सकते ना, वही तो कह दिया कि बना ही नहीं सकते। इसने कमेंटमेंट करके यही तो लिखा है 2003 में तो। नहीं, अब पहले, हाँ, मिनिस्टर बनाने से पहले वही तो, मिनिस्टर तो तब बनाओगे ना जब वो आपको कोई सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा वैसे ही वो क्या नाम है डिफेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपकी पार्टी को छोड़कर आपको कोई सपोर्ट करने आ रहा है, इसका मतलब उसको कोई लालच है, ऐसे तो कोई आएगा नहीं अपनी पार्टी छोड़कर और अपनी एमपी की सीट जा रही हो उस चीज की। उसको एक लालच हो सकता है कि यार मुझे 6 महीने के लिए ही सही मिनिस्टर तो बनाओ, गेटिंग? कोई पोर्टफोलियो दे दो। लेकिन वो चीज वो कह दिया गया कि भैया वो दे भी नहीं सकते आप। तो एकदम मतलब थोड़ा फेयर रहे, इसलिए पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। आज को बीजेपी है तो कल कांग्रेस हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने कानून बना दिया। उसके अलावा ये बोला कि मिनिस्टर जो है दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तब तक ये होल्ड करते हैं ऑफिस, होल्ड करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री शैल, मतलब जब तक जब प्रेसिडेंट चाहेगा तो हटा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकता वो, एक्चुअल में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना? The president shall administer the oath of secrecy, ऑफिस ऑफ सिक्रेसी टू द मिनिस्टर। सारे मिनिस्टर को ऑथ ऑफ सिक्रेसी दिलाई जाती है कि अपने जो ऑफिस की बात है उसको आप सीक्रेट रखोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, ठीक है? द मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ द, वो 6 महीने के लिए कॉन्जिक्यूटिव 6 महीने के लिए सिर्फ वो क्या नाम है बन सकता है मिनिस्टर, ठीक है? ओके, देख लीजिए 7 पॉइंट। कोई भी मिनिस्टर जो मतलब कोई भी मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा का नहीं है या राज्यसभा का नहीं है, तो वो सिर्फ 6 महीने तक के लिए मिनिस्टर हो सकता है, समझ रहे हो? उसके बाद में उसको सीज हो जाएगा, 6 महीने से ज्यादा के लिए मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है? उसके अलावा
हाँ, 6 महीने के अंदर अगर उसको एमपी बना दिया गया या क्या नाम है लोकसभा या राज्यसभा का तो ठीक है। लेकिन जो बंदा डिस्क्वालीफाई होता है ना डिफेक्शन के बेसिस पे, ध्यान रखिएगा, वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। Wow. ठीक है? हाँ। तो ये मतलब यही है कि मतलब बहुत ज्यादा हो रहा था ना, पैसे खरीदे जा रहे थे, तो यार इतने बिकोगे तो फिर देश कैसे चलेगा? तो वो इसी के लिए ये लाया गया, ये लॉ बनाया गया। उसके बाद में फिर सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ध्यान रखिए। और इनको अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है, वो सारी बातें। तो प्राइम मिनिस्टर का भी और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ जो लागू है, वही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लागू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और ये हो गया आपका 74 और 75, ये बात समझ में आ गई। मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ का भी बारे में थोड़ी थोड़ी मेन बातें बता दी हैं। 77 conduct of the business of the government of India. So all the executive action of the government of India shall be expressed and taken in the name of president. जितने भी executive business है, जितने भी कुछ भी है, जो भी बिजनेस है, जो भी काम किया जाएगा, जो भी एजुकेटिव एक्शन होंगे, सब किसके नाम पे लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट, मैं पहले बता चुका हूँ। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी होगा, सब किसके नाम पे लिया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। प्रेसिडेंट को, ठीक है ना? और ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, मतलब कुछ भी कि वो उसको इन्फॉर्म करे, ग्राउंड इन्फॉर्म करे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, ठीक है ना? तो जो भी है रूल वगैरह जो भी बनाएगा वो प्रेसिडेंट बनाएगा, वही सारी बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट जो है शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, ये थर्ड पॉइंट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। बताया कि नहीं बताया? 78 ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने बताया था अभी, इसको मैंने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में बताया कि वो कम्युनिकेट करेगा सारे डिसीजन जो भी वो ले रहा है, जो भी लागू कानून बनाने जा रहा है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको फर्निश करेगा सेकंड पॉइंट में। और जब भी प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट होगा तो वो कंसिडरेशन के लिए कोई भी चीज को रिकंसिडरेशन और कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है किसी मैटर को। ये ड्यूटी है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को सारी बातों को कम्युनिकेट करे। मैं कौन सा कानून बनाने जा रहा हूँ, मैं कौन सा बिजनेस कराने जा रहा हूँ, मैं किसको पोर्टफोलियो चेंज करने जा रहा हूँ, मैं क्या चीज कर रहा हूँ, वो सारा प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। आर्टिकल 78 के तहत ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो किसको इन्फॉर्म करे? प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप मिनिस्टर हो, ठीक है, तो आपको एक प्रिविलेज है। मिनिस्टर हो तो प्रिविलेज ये है कि जैसे आप लोकसभा के मेंबर हो लेकिन आप मिनिस्टर हो, या राज्यसभा के मेंबर हो लेकिन आप मिनिस्टर हो, तो आपको ये अधिकार होता है कि आप किसी भी हाउस में जाके बात बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। जैसे आप एमपी हो लोकसभा के, ठीक है, मिनिस्टर हो लेकिन, तो आप राज्यसभा में भी जाके अपनी बात रख सकते हो। और नहीं तो, और अगर आप एमपी हो लोकसभा के, राज्यसभा के हो, तो लोकसभा में भी आके अपनी बात रख सकते हो अगर आप मिनिस्टर हो तो। और अगर आप मिनिस्टर नहीं हो, सिर्फ एमपी हो, तो एक सिंपल बात है कि अगर आप सिर्फ एमपी हैं तो एमपी जिस हाउस का एमपी होगा उसी हाउस में वो बोल सकता है, उसी हाउस में जा सकता है, उसी हाउस में वोटिंग कर सकता है। मिनिस्टर अपने हाउस में वोटिंग करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है, लेकिन बोलने के लिए वो दोनों हाउसेज में जा सकता है, ये उसका राइट है। गेटिंग? ओके, वोटिंग नहीं कर सकता जिस हाउस का मेंबर नहीं है उसमें। जैसे मैं लोकसभा का मेंबर हूं तो मैं वोटिंग सिर्फ लोकसभा में करूंगा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ राज्यसभा में अगर मैं मिनिस्टर हूं तो, ठीक है? गेटिंग? और रीता सिर्फ एमपी है तो रीता अपने हाउस में बोलेंगी, राज्यसभा की अगर एमपी है तो राज्यसभा में बोलेंगे, और लोकसभा की एमपी है तो लोकसभा में बोलेंगे। वोटिंग हम दोनों का राइट सेम है, जिस हाउस का मेंबर होगा उसकी वोटिंग करेगा, उस हाउस में वोटिंग करेगा। क्या बात समझ में आ गई? ओके, एंड एडवाइस देखिए आपका 42nd नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर वाले में देखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेवेंट इन दिस सेक्शन। अमेंडमेंट में क्या होता है कि एडवाइस जो होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, ये अमेंड कर दिया गया है, अमेंडमेंट हैव बीन मेड दैट एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यानी कि ध्यान रखिए, जो एडवाइस टेंडर करता है, जो एडवाइस देता है, नेचर ऑफ द एडवाइस ये होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? जब भी कभी इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जहां पे भी कमी प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की बात आती है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, वो एक्चुअल में किसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि सेटिस्फेक्शन किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का सेटिस्फेक्शन है। देखिएगा ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर है ना, उससे ऊपर वाला पैरा में जो पहली 4 लाइनें हैं उसको देखिएगा। अगेन इन 1974 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन एवर,
ठीक है, wherever the constitution required the satisfaction of the president, the satisfaction is not the personal satisfaction of the president but the satisfaction of the council of ministry whose head and advice on is binding on the president. ध्यान रखिएगा, ठीक है, पावर ऑन द फंक्शन ऊपर ही दे रखा है कि ये बाइंडिंग है, जो भी हेड एंड एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? वैसा प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये बाइंडिंग है, और ये भी ध्यान रखने का है कि उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जब भी कभी सेटिस्फेक्शन की बात आएगी तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट का काम करने के लिए तो प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट एडवाइस किससे लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, और वो एडवाइजिंग बाइंडिंग भी है मैक्सिमम केसेस में. बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें बाइंडिंग नहीं है, नहीं तो सब में बाइंडिंग है. उसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो प्राइम मिनिस्टर, मैंने बता दिया आपको पहले ही कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर बाकी लोगों को अपॉइंट करेगा, ठीक है ना? क्लियर है? देखिए, और प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ध्यान रखिए, उसमें कोई वो नहीं है. ओथ और उसकी सैलरी, और देखो, ओथ तो दिलवाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी सैलरी वही ओथ वही है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वैसे ये होगा, लेकिन क्या नाम है, ओथ ओथ दिलवाया जाएगा, लेकिन सैलरी जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सैलरी जो होगी यूनियन की, ठीक है ना. और उसके अलावा जो है आपका ओथ, ठीक है, और सीक्रेसी मिनिस्टर्स को दिलाई जाएगी. और उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाता है, एक और पोस्ट है जो कि इनफॉर्मल पोस्ट है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, होता है. डिप्टी प्राइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाता है कभी कभी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को कार्यभार ज्यादा है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इस तरह से एज सच डिफाइन नहीं है, बट यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी वैलिड कही है उसने. दो तरह से मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल और दूसरा होता है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल. और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स की नहीं होती, ध्यान रखिएगा. तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है: कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कलेक्टिवली सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल किसको है? लोकसभा को. सिंपल वर्ड, समझ में आ गया? किसको है? बोलो भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसको रिस्पॉन्सिबल है? किसका किसका क्राइटेरिया? मिनिस्टर होने का? हाँ, मिनिस्टर होने का, या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, या तो फिर ना हो तो 6 महीने के अंदर बन जाओ, बस. और उसमें एज होती है 25, मतलब लोकसभा में, और राज्यसभा में 30. राज्यसभा की एज 30 है, और 35 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 30 है. राज्यसभा मेंबर होने की एज 30 है, प्रेसिडेंट की एज 35, ठीक है. तो 30 है लोकसभा के, राज्यसभा के लिए, और 25 है जो है लोकसभा के लिए. अगर आप 25 ईयर से ऊपर हो, और तो आपको 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है. अगर आप बना दिया जाता है आपको लोकसभा का या राज्यसभा का, उस बीच में बन जाते हो, तो फिर आप मिनिस्टर रहोगे, ठीक है ना. अब यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? कलेक्टिव मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसको याद रखिएगा. 75 क्लियरली स्टेट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इसका मतलब क्या है? वो आंसरेबल है लोकसभा को, जो मतलब कोई भी है लोकसभा को उनको बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो लोकसभा को आंसरेबल है, कोई भी चीज है वो लोकसभा उनसे पूछ सकता है, ठीक है. लोकसभा मतलब से इंक्वायर कर सकता है हर मिनिस्टर्स को कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने. और ऐसा अगर वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको सैंक्शन कर सकता है, उनको उसके ऊपर सेंसरशिप मोशन वगैरह चला सकता है. ये सारा चीज कर सकता है. ये मैंने किसमें दे रखा है आप लोगों को? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है ये बात बता रखी, ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल में, और मैंने बताया भी है कि उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में, कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट लोकसभा इन पर्टिकुलर, और इन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इन जनरल. तो ऐसे सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. गेटिंग? तो हमारे यहाँ वही सिस्टम है. उसके बाद में फिर हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे देखिए, ऑल्सो कंटेन द स्टेट दैट मिनिस्टर होल्ड, ठीक है, होल्ड मिनिस्ट्री होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इट मींस the president can remove the minister even at the time when the council of ministry enjoy the confidence of the lok sabha. However, president remove the minister only on the advice of the prime minister. तो इंडिविजुअली वो वैसे देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडिविजुअली वो रियल में किसको रिस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ठीक है ना. जो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसको हटा दे, बोलेगा भाई भाई प्रेसिडेंट हटा उसको, हटा दे, ठीक है. क्लियर? क्लियर?
बिल्कुल वो टेम्परेरी है, जब मर्जी तब हटा दे, जब उसका मन करे प्राइम मिनिस्टर को मजा ना आए वो हटा दे, ठीक है। लोग नो लोग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखो किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला एक कहानी होती थी पब्लिक प्लेस पे, वहां पे क्या नाम है उसमें ब्रिटिश क्राउन में, कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। एक गेट खोल देते हैं, गर्मी लग रही है, थोड़ी सी हवा तो आई। तो प्रिंसिपल साहब का दिमाग ही खराब, ठीक है। तो बाहर लग रही है कि अरे गर्मी है? गर्मी कितनी तेज लग रही है, देख रही हो? तो समझ में आ रही है बात भाई कि देखिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वहां पे इंग्लैंड के अंदर एक प्रिंसिपल था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। तो वहां क्या होता था, एक काउंटर साइन करवा लेते थे मिनिस्टर से, यानी अगर वो कोई बिल पास किया गया, कोई कानून पास किया गया, तो उसमें गलती अगर कुछ उससे गलत होता है, कोई चीज होती है, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठेगी वो किसकी होगी, मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, काउंटर साइन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे यहाँ लीगली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कानून बन गया, अगर कानून बनने के बाद किसी के साथ वायलेशन हो गया, किसी की दिक्कत हो गई, किसी को उसकी वजह से कोई जैसे मान लो नोटबंदी कर दी इन्होंने, कोई कानून बना दिया, डिमोनेटाइजेशन एक्ट लिया है और उसके अंदर कोई नोटबंदी बंदी कर दी, ठीक है। अब वहां पे अगर मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना, तो अगर 10-15 लोग मरे थे तो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर केस हो जाता मिनिस्टर के ऊपर, तुमने ऐसे डिसीजन लिया क्योंकि क्या नाम है 15 लोग मारे गए और आपके इतने हैस्टी डिसीजन की वजह से या इस तरह की लॉ बनाने की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव को या उसको कोई ऐसा वो नहीं है, तो इसलिए अगर कोई कानून ही गलत है तो उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ अभी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की नहीं होती, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। नो हमारे यहाँ पे किसी भी तरह से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं कानूनी तौर पे वो जिम्मेदार नहीं, उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने कोई फैसला किया है तो उस पर फिर केस नहीं हो सकता। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इस वाले पूरे उसका ए थोड़ा बड़ा इस वाले पूरे उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, उसको जरा देख लें आप लोग। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यही आपको नहीं पता है, बाकी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ये क्या है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो देखें यहाँ पे एक होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री, क्या होती है मेरे साथ बताइएगा आप लोग, क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को तीन पार्ट में हम लोग बनाते हैं, तीन पार्ट्स में, ठीक है। पहला होता है आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब इनर सर्किल, जैसे मैं सर्किल बनाऊं, एक सर्किल उसके अंदर एक सर्किल और उसके अंदर एक सर्किल, ठीक है ना। तो ये आप सबसे बड़ा जो सर्किल है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, वो सारे मिनिस्टर को इंक्लूड करती है। उसके अंदर होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है और उसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो समझ लो। कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसे मान लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक, बात समझिएगा, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे पास। उस डिफेंस मिनिस्टर के पास भाई तीन डिपार्टमेंट वैसे ही हैं, उसके पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अब उसको लगता है यार कि आर्मी का बर्डन बहुत ज्यादा है, मैं अकेले नहीं संभाल सकता, तो वो एक बंदे को अपॉइंट करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस का क्या काम होगा, वो आर्मी, उसने अगर असाइन कर दिया गया उसको कि भाई तुम आर्मी को देखना, तो वो आर्मी के जितने भी मामला हैं उनको देखेगा। तो उसको अटैच किया जा सकता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, या उसको एक इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है कि जैसे मान लो डीआरडीओ बोल दिया कि तुम डीआरडीओ को संभालो बस, ठीक है, तुम्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर किसी मिनिस्ट्री में बनाया गया है तो उसको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है, ज्यादातर वो अटैच होता है किसी ना किसी मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। लेकिन जो डिप्टी मिनिस्टर होता है वो हमेशा अटैच होता है, उसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जा सकता, वो उससे भी, यानी कि बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है कोई, उसमें बहुत ज्यादा काम है, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर है उसका उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो और उसके असिस्टेंस के लिए डिप्टी मिनिस्टर को भी बनाया जाता है। तो ये तीन कैटेगरी, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर ये तीन कैटेगरी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। या समझ में आ गया। सबसे पावरफुल जो मिनिस्ट्री होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री। देखिए वैसे हमारे यहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट वर्ड सिर्फ आर्टिकल 352 के अंदर लिखा हुआ है, एक 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 जो है आर्टिकल है, वो भी जब अमेंडमेंट किया गया है 352 का इमरजेंसी के का कि इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, तो उसमें बोला गया था कि कैबिनेट की एडवाइस जरूरी है, तो वहां कैबिनेट वर्ड आया है, अदरवाइज सब जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वर्ड है, कहीं कैबिनेट वर्ड नहीं है। तो एक इनफॉर्मल सेटअप था। कैबिनेट मिनिस्टर वो 10-15 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनको हम कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मिनिस्ट्री डिफेंस हो गई, जैसे होम अफेयर्स हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया, ठीक है, इस तरह के, रेलवेज हो गया। तो ऐसे जो मिनिस्ट्रीज हैं, एजुकेशन हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है उनको मिलाकर कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करता है, सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं, सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वगैरह जो होते हैं उन लोगों को सिर्फ कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई ऐसा कर लो तो कर ले, सारे जो है मेनली जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर आर द हेड ऑफ द
important ministries of the central government like home, defense, finance, external affairs, ठीक है, and so forth. They are the member of the cabinet and attend the meeting, और important जितने भी डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में होते हैं, तो वो सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेते हैं। पहला पैरा उसी के बारे में बात कर रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, उसको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है और किसी मिनिस्ट्री के साथ, डिपार्टमेंट के साथ अटैच भी किया जा सकता है, मैंने बता दिया, लेकिन वो मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करता, उसको चार्ज दिया जाता है। इसी तरह डिप्टी मिनिस्टर उसके असिस्टेंट के लिए होता है, नेक्स्ट रैंक जो होती है वो डिप्टी मिनिस्टर की होती है। वो क्या होता है, वो जो है इंडिपेंडेंट चार्ज उसको नहीं दिया जाता है, उसको किसी ना किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से अटैच किया जाता है। लेकिन ये तीनों मिनिस्ट्री किसके अंडर में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। सेंटर के मिनिस्टर स्टेट वाले नहीं है, नाम स्टेट वाला है तो स्टेट में समझ लीजिएगा। गेटिंग क्लियर है सर? क्लियर है? इतना समझ आ गया कि मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन मिनिस्ट्री है, जो सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट होती है। उसके बाद में उसके साथ अटैच है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उससे नीचे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ये तीनों रैंक समझ में आ गई? Ministry of Defense. कैबिनेट मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल, यानी ये सब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पार्ट है, ठीक है, सब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री है। वो थोड़ा सा ग्रुप होता है 10-12 लोगों का, 10-12 मिनिस्टर्स या ज्यादा 8-10 मिनिस्टर्स। उसके बाद में जो है उसको असिस्टेंस के लिए, या कभी कभी किसी कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो एक पर्सनल डिपार्टमेंट भी दे दिया, तो ऐसा जो होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस उनको कहा जाता है, वो सेकंड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी के जो मिनिस्टर हैं इसी में सेंटर के अंदर, वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं करते, वो हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स की, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हेल्प करें, चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री की हेल्प करें, मिनिस्टर की हेल्प करें। गेटिंग? तो ये मिनिस्ट्री होती है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो है सेंटर के अंदर इसको मिनिस्ट्री कहा जाता है, और अक्सर स्टेट में इसको डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे ये स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री अक्सर वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसके क्या किया जाता है, सेंटर के अंदर मिनिस्ट्री वर्ड यूज की जाती है, ठीक है ना। एक और कैटेगरी थी, जब दिल्ली दिल्ली वाले जो जनता चर्चा में आई थी, दिल्ली वाली जो लड़ाई चर्चा में आई थी, उसमें दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी वो एक्चुअल में लड़ाई जो थी कैबिनेट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। एक कैटेगरी और है इसमें, डिप्टी मिनिस्टर से नीचे दूसरी कैटेगरी, जिसको मिनिस्टर कंसिडर किया भी जाता है, नहीं भी किया जा सकता, और किया जाता है तो वो जो 10% रूल है, वो 15% वाला जो रूल है उसका वायलेशन उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बात आई कि वो जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि 10% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं उसमें, यूटी जैसे मतलब इसमें जो दिल्ली में, ये दिल्ली का प्रोविजन 10% है, वैसे 5% है। तो केजरीवाल ने कई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट कर दिए थे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी एक तरह से मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो 10% से ऊपर जा रहे थे, तो उनके ऊपर केस हो गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, ये उनको हटाया जाए। तो ये मतलब बात आई मिनिस्ट्री के अंदर कि क्या ये मतलब मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते, तो डिबेट इस पे चल गया। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत ने भी डाल दिया है, आप लोगों की बुक में देख लीजिएगा, इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर, इट मस्ट बी मेंटेन है, देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, जो अभी तक वही कैटेगरी मानी जाती थी, एक लास्ट कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसको अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर की कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी वाली कैटेगरी में नहीं है, नाम सेक्रेटरी है लेकिन सेक्रेटरी कैटेगरी नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है ना। They are the member of the last category of the Council of Ministry. They are also known as ministries. They have no department under their control. तो इनके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। They are attached to the senior ministers. Senior ministers से अटैच किए जाते हैं उनके पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, ठीक है। No parliamentary secretary has been appointed except during the first phase of the राजीव गांधी गवर्नमेंट। राजीव गांधी गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए थे 90, उसके अलावा कभी भी अपॉइंट नहीं किए गए हैं, ठीक है। एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ऑल्सो इंक्लूड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर आल्सो अपॉइंट मोस्टली होता है पॉलिटिकल रीजन। तो इसमें एक बात और है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंक्लूड होता है, डिप्टी मिनिस्टर इंक्लूड होता है, और लास्ट कैटेगरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। क्या, कौन सा सेक्रेटरी? अब प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जब हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो हमें तुरंत दिमाग में आता है कि क्या नाम है, वो आईएएस ऑफिसर है, तो सेक्रेटरी यहाँ पे आईएएस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बंदा हो सकता है जो कि उनको असिस्ट करने के लिए लिया जाए। आईएएस ऑफिसर जो वो सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पर्सनल सेक्रेटरी, वो क्या नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो डिफेंस सेक्रेटरी, वो फाइनेंस सेक्रेटरी, वो सब आईएएस वाले होते हैं, ठीक है ना, वो अलग होते हैं। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, प्लीज कीप इन माइंड। ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी नहीं है, मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहे जाते हैं इनको। गेटिंग? ओके।
ज्यादातर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ब्रॉडर कैटेगरी है और लाइटर कैटेगरी उसकी है कैबिनेट मिनिस्ट्री। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको मैं दे रखा है, मैंने बता दिया, देख लीजिए। पहले में इट इज अ वाइडर बॉडी, मेरा 5% चार्जिंग रह गया है, तो मैं हो सकता है किसी और फोन से ऑनलाइन हो जाऊंगा, ठीक है। इट इज वाइडर बॉडी, कंसिस्ट ऑफ द 60 टू 70 मिनिस्टर। 60 टू 70 मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। इट इज स्मॉलर बॉडी, कंसिस्ट ऑफ द 15 टू 20 मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट वाले देख लिया आप लोगों ने? टेबल देखिए, टेबल देख रहे हैं? डिस्टिंक्शन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड कैबिनेट। इसमें इट इंक्लूड 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी होते हैं। इसके अंदर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है बस, ठीक है, और एक ही पार्ट होता है। और ये डज नॉट मीट, ये इनका कोई मीटिंग नहीं होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री की रेगुलर मीटिंग होती रहती है, ठीक है। यही ज्यादातर जो पावर होती है वो कैबिनेट के अंदर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन थियरी पावर है, लेकिन मेन पावर जो होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास होती है, ठीक है ना। ओके, जो कैबिनेट डिसाइड करता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काम करती है, ठीक है। और बात ये ध्यान रखिएगा। और सिर्फ मैंने आपको बताया कि 74 75 और दुनिया भर के आर्टिकल्स जो हैं डेडिकेटेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में बहुत सारी आर्टिकल हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ एक आर्टिकल है, 352 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 352 आर्टिकल, वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर ऐड किया गया। उससे पहले वो उसके अंदर कैबिनेट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस को, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये लोग भी लोअर हाउस को ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंडिविजुअली ये प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है हर कोई, ठीक है ना। क्लियर है? कैबिनेट का काम क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कैबिनेट। चीफ जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। चीफ कोऑर्डिनेटर होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। एडवाइजरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट के लिए, कोई एडवाइस करती है और जो एडवाइस कैबिनेट दे देती है वो बाइंडिंग होता है। चीफ क्राइसिस एंड मैनेजर इन चीफ जो होता है ऑल इमरजेंसी सिचुएशन में जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको असिस्ट करती है। इस तरह से जो है मेजर जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, लेजिस्लेटिव डिसीजन होते हैं, वो सब कैबिनेट ही लेता है। तो इसी तरीके से हाईएस्ट जो, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट, वो सब किसका होता है? वो सब कौन करता है? काउंसिल ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट जो कहता है वही होता है। तो सब ध्यान रखिएगा। कैबिनेट जो है सबसे पावरफुल होता है, और कैबिनेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी वगैरह कोई भी चीज होती है, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, वो सब जो है कैबिनेट देखता है। इसके अलावा रोल के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। वही बोला है कि द कैप्टन इज स्टीयरिंग व्हील एंड द शिप ऑफ द स्टेट। इस तरह से इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है कैबिनेट को। कैबिनेट जो है उसको की स्टोन कहा हुआ है, किसी ने के उसको पाइवोट कहा हुआ है, किसी ने कहा है कि जो है सोलर, जो है कैबिनेट इज द सोलर और अराउंड अराउंड विच द सारी बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती हैं। तो ये सारा जो है कैबिनेट के बाद बड़ी तारीफ की गई है। और इसके अलावा जो है किचन कैबिनेट होता है। देखिए अब इसमें बात है, यहाँ तक की कहा गया कि कैबिनेट इतनी पावरफुल होती है, ओमनीपोटेंट होती है कि कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सिर्फ मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में किचन कैबिनेट वर्ड है। किचन कैबिनेट जो है ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पे ज्यादा फेमस हुई थी, और भी जगहों पे किचन कैबिनेट यूएस में ज्यादा फेमस है। उसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने फैमिली फ्रेंड को भी ले सकता है, वाइफ और नियर डियर रिलेटिव्स को भी ले सकता है, जिनसे वो एडवाइस लेता हो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। उसमें काउंसिल, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं और उसके नियर डियर फैमिली रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये एक इनफॉर्मल सेटअप है ये, लेकिन ये क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो एक तरह से किचन में बैठकर कैबिनेट चला रहे होते हैं। तो मेन ये इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन इनफॉर्मल सेटअप है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। जो प्राइम मिनिस्टर जिनके कहने पर ये रूल वगैरह चला रहा होता है, जो चीजें कर रहा होता है, जो डिसीजन लेता है, वो उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। उस सर्किल में काफी लोग इंक्लूड हो सकते हैं, जो उसके नियर डियर रिलेटिव आसपास के दो लोग होते हैं जिनकी बात प्राइम मिनिस्टर मानता है, उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ओके, इंडिया में भी होता है बिल्कुल। प्राइम यार हर कोई, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे पे एडवाइस देने वाले होंगे ना। अभी मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरी बहन है या कोई है, कोई एडवाइस करते हैं ना मुझे। ऐसा तो है नहीं कि वो फॉर्मल सेटअप का पार्ट है, लेकिन एडवाइस करते हैं हर किसी का। आप भी बन जाओगे तो आपका कोई ना कोई ऐसा होगा, फ्रेंड फैमिली कोई, या मेरे से ही आप कह सकते हो कि तो मैं भी आपके किचन कैबिनेट का पार्ट हो सकता हूँ कि आप मुझसे एडवाइस लेते हो किसी मैटर में, ठीक है, चाहे मैं उसमें कोई फॉर्मल मुझे पोस्ट मिली हो या ना मिली हो। गेटिंग? वो भी हो सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर भरोसा हो प्राइम मिनिस्टर को कि यार ये मुझे सही एडवाइस देगा, मैं इसके हिसाब से काम कर सकता हूँ, तो मेरा काम बनेगा, तो ऐसे बंदे को कहा जाता है, ठीक है। गेटिंग?